जब अपराध होने लगे हावी और जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है हर अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राहुल भारद्वाज और अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे राज्य के जुर्म की हर दास्तान। प्यार में पागलपन ठीक है, लेकिन जब प्यार में मिल जाए धोखा और फिर उस धोखे से जन्म ले बदला, फिर तब लिखी जाती है एक खौफनाक कहानी। राज्य के नागौर में ऐसा ही मामला आया सामने। एक पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का राज जानने के बाद वो कदम उठाया जिससे पूरा इलाका सहम गया। पत्नी के प्रेमी को बेरहमी से पीटा और फिर हत्या कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। पत्नी की बेवफाई, पति को रास ना आए, अवैध संबंधों का राज 10 फीट गहरे में दफन, रिश्तों में जहर घुला, पति हत्यारा बन बैठा। प्यार, धोखा और अवैध संबंध की बुनियाद पर खड़ी यह खौफनाक कहानी है नागौर के भटनोखा गांव की। यह कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसकी वजह बना प्यार, धोखा, अवैध संबंध। भावड़ा के भटनोखा गांव में अवैध संबंधों के चलते हत्या का खौफनाक मामला सामने आया। यहां एक युवक का गांव की एक औरत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक उसके पति को लग गई थी। इसके बाद आरोपी पति ने पत्नी के प्रेमी को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। पहले पत्नी के प्रेमी को मारा और फिर माइंस में शव को दफना दिया। जो मुकेश है उसका प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या किया गया है और हत्या करने के बाद में उसके शव को 10 फीट का गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दिया गया था। जो कि मृतक का नाम मुकेश गालवा था। उसका कुछ समय से गांव के ही सोहन राम की पत्नी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोहन राम को मुकेश पर शक हो गया था। इस बीच 27 अगस्त को मुकेश अचानक लापता हो गया। उसके बड़े भाई महेंद्र जाट ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी। महेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई 27 अगस्त की रात करीब 9 बजे गणपति स्थापना के कार्यक्रम में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस घर लौटा ही नहीं। 29 अगस्त को मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मृतक के भाई ने अपनी रिपोर्ट में सोहन राम के परिवार पर हत्या की आशंका जताई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस हत्याकांड केस की जांच में जुट गई। पुलिस ने शक के आधार पर सोहन राम को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती से सोहन राम टूट गया और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। सोहन राम ने मुकेश को 27 अगस्त की रात को ही उठा लिया था। उसके बाद वह उसे अपनी माइंस में ले गया। वहां उसने उसे पीट पीट कर मार डाला। बाद में खुद की जेसीबी से माइंस में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया, लेकिन उसका प्लान ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और वह पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मौके पर पहुंची और जेसीबी से गड्ढे की खुदाई की, जिसमें से मुकेश का शव बरामद हो गया। कि जो मुकेश है उसका लंबे समय से उसके पत्नी के साथ में संबंध है, जिसको कई बार लेकर के उनके परिवार द्वारा उसको मना किया गया था, जिसके बावजूद वो नहीं मान रहा था। लगातार दोनों के संपर्क में थे, जिसके चलते नाराज होने के बाद 27 तारीख को जिस वक्त जो मुकेश है वो अपने गणपति स्थापना की बात कहकर घर से निकला था, इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो सोनराम आरोपी है उसने लोहे की रॉड से उसके ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को जो है ठिकाने लगाने के इरादे से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर जेसीबी से दोबारा एरिया क्षेत्र को खोदने के बाद में वहाँ उसको शव को भी बरामद किया गया। आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने घटना वाली रात करीब 3 बजे मुकेश की हत्या कर दी थी। शव को छिपाने के लिए उसने अपनी खान का सहारा लिया। भटनोखा से सेणरी रोड की ओर मामाजी मंदिर में लगभग 600 से 700 मीटर अंदर अपनी खुद की जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा और लाश को उसमें दबाकर ऊपर से रेत और छोटे पत्थर डाल दिए। भावंडा थाना इलाके में दिनांक 3/9/25 को प्रकरण संख्या 90/25 दर्ज करवाया गया था।
और इस प्रकरण के संदर्भ में सोहन राम से पूछताछ की गई और उसकी पूछताछ के आधार पर और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृतक मुकेश की बॉडी को रिकवर पुलिस के द्वारा किया गया और इस संदर्भ में आगे अनुसंधान अभी जारी है। इसमें से क्या मामला रहा है, किस वजह से जो इसकी हत्या की गई, कुछ जानकारी? प्राथमिक अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि परिवार की महिला के साथ में कुछ इसके संपर्क रहे हैं जिनसे परिजन नाराज थे। इस वजह से इस घटनाक्रम का प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है, ये घटनाक्रम इस वजह से हुआ है। कहते हैं प्यार अगर हद से बढ़ जाए ना तो बर्बादी बन जाता है, लेकिन जब वो प्यार चोरी छिपे हो तो नतीजा खौफनाक ही होता है। इस मामले में एक पति ने अपने बेवफा पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन इस वारदात ने पूरे भटनोखा गांव को दहला कर रख दिया है। नागौर से एनडीटीवी के लिए लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अलवर के गोलेटा गांव में स्थित सैयद कॉलोनी में धर्मांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हिला के रख दिया। एक एनजीओ की तरफ से यह पूरा खेल ऑपरेट किया जा रहा था। मासूम बच्चों को पढ़ाई और परवरिश के नाम पर हॉस्टल में कैद कर उनका ब्रेन वॉश हो रहा था। उनके नाम बदले जा रहे थे और मजबूर कर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ सीकर में भी मामला दर्ज है। यह पूरा खेल क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। ये कहानी है उन मासूम बच्चों की जिन्हें हम नाबालिग कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो कानूनी तौर पर वयस्क नहीं होते हैं। लेकिन अलवर में इन्हीं मासूम बच्चों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन का खेल, मासूम दिमागों के साथ ब्रेन वॉश का खेल। ये है अलवर के MIA थाना क्षेत्र की सैयद कॉलोनी का वही ईसाई मिशनरी हॉस्टल, जहां मासूम बच्चों को पढ़ाई और परवरिश के नाम पर हॉस्टल में कैद करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनके नाम बदले जा रहे थे और मजबूर करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बाहर से साधारण दिखने वाली इमारत, लेकिन अंदर सालों से बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा था। 15 साल से छोटे मासूमों को यहाँ रखा जाता और उनका ब्रेन वॉश करके धर्म बदलवाया जाता। दीवारें 10 फीट ऊंची, ऊपर तारबंदी, ताकि ना कोई बच्चा भाग सके और ना ही बाहर से कोई अंदर की हकीकत देख पाए। दिखावे के लिए बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाया जाता था, लेकिन लौटकर हॉस्टल से आते ही शुरू होता था धर्मांतरण का खेल। बच्चों के हिंदू नाम बदलकर ईसाई रख दिए गए। कोई जोसेफ बन गया, कोई योहना और कोई जॉय। पुलिस की दबिश के दौरान बच्चे दीवार कूदकर भागने तक लगे, लेकिन पुलिस ने 52 बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाला। जानकारी के अनुसार इस हॉस्टल में 50 से अधिक बच्चे रहते थे, जिनमें राजपूत, सिख और SC के बच्चे हैं। हॉस्टल की दीवारें तो 10 फीट ऊंची थी। आरोप है कि सभी बच्चों को दूसरे धर्मों की कमियां बताई जाती थी। आरोपी बच्चों को नर्क में आग में जलने के नाम से डराते भी थे। ये पूरी वो बिल्डिंग है जहाँ से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद यहाँ से बच्चों जब यहाँ पर थे तो उस दौरान बच्चों ने यहाँ से कूदने का भी प्रयास किया गया और आसपास क्षेत्र में जब बात की गई तो बच्चे केवल यहाँ रहते थे और इतनी बड़ी दीवार जहाँ से कोई बाहर ना निकल सकता है ना कोई अंदर जा सकता है और तारबंदी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पूरे कैंपस में ही वो सेंटर चल रहा था, जिसको पुलिस ने अभी इस बात को लेकर के संदिग्ध माना है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन के नाम पर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। एक संस्था के नाम भी इसमें शो किया गया है, जिस FIR के जरिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड बच्चों को धार्मिक किताबें पढ़वाते, रोजाना प्रेयर करवाते और रविवार को उनके परिवार और माता पिता को बुलवाकर विशेष सभाएं भी आयोजित करवाते। पुलिस ने 2 आरोपियों सोहन सिंह और बोध अमृत सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अमृत सिंह पहले गरासिया था, बाद में खुद धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद दूसरे लोगों को भी जोड़ने लगा। गुजरात, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और सीकर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। बड़े पैमाने पर फंडिंग ये चेन्नई से आती थी, जिसके बाद वहां से ट्रेनिंग भी मिलती थी कि बच्चों का ब्रेन वॉश आखिर किस तरीके से करना है। पुलिस के छापे में धार्मिक ग्रंथ, डिजिटल और प्रिंटेड मटेरियल भी बरामद हुआ है।
अमृत करीब 19 साल से धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। आपको भी बता रहे हैं प्रकरण दर्ज किया है और जो प्राइमा फेसिया जो फैक्ट सामने आया उसके बेस पे प्रकरण दर्ज करके जो हॉस्पिटल के मालिक कौन थे, संस्था के मालिक कौन है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग विस्तृत अनुसंधान करेंगे। डीवीआर भी जब्त किया गया है, जो सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं, देखिए हॉस्टल से में काफी हमने डिजिटल एविडेंसेस और प्रिंटिंग मटेरियल हमने जब्त किया है, उसका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा और इस संदर्भ में सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करके सभी सबूतों का गहनता से अध्ययन किया जाएगा और जो भी एविडेंसेस इस केस को मजबूत बनाने में सहायक होंगे उनको फाइल पे लिया जाएगा। चाबी नहीं है, इसके पास चाबी नहीं है। यानी ये सिर्फ एक हॉस्टल या शहर का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की कहानी है जिसके तार राजस्थान से बाहर चेन्नई और बेंगलुरु तक जुड़े हुए हैं। लाखों की फंडिंग, ट्रेनिंग और संगठित ढंग से चल रहा ये पूरा रैकेट दिखाता है कि धर्मांतरण महज एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि संगठित साजिश है। सीकर में धर्मांतरण के इसी नेटवर्क का खुलासा भी कुछ महीने पहले ही हुआ था। अगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें जो है मुख्य मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, इसमें बोध अमृत बताया जा रहा है जो गुजरात का रहने वाला है। वो इस ऐसी गतिविधियों में लगातार पहले भी पकड़ा जा चुका और हाल ही में जो है अलवर में भी उसको पकड़ा गया है और वो पूरे जो है धर्मांतरण जैसे मामलों का मास्टरमाइंड बता जा रहा है। लेकिन बता दें कि प्रदेश में ऐसी जो धर्मांतरण जैसी जो घटनाएं आ रही है वो वास्तविकता अगर बात करें तो पूरे प्रदेश और देश के लिए ऐसी घटनाएं जो चिंता का विषय है। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन को ऐसी गतिविधियों पर जो है लगाम लगानी चाहिए। पुलिस को आरोपियों से बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी मिली है। कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में पैसा गरीब परिवारों को लालच देने और बच्चों को फंसाने में खर्च होता था। प्रार्थना सभा यहाँ पर रविवार के दिन हुआ करती थी, जिस पर परिवार के लोग सहित बच्चों के गार्जियंस भी यहाँ पर पहुंचते थे और उस प्रार्थना सभा में सभी शामिल हुआ करते थे। आसपास ग्रामीणों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पुलिस कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों को भी संदेह है कि बच्चे यहाँ कभी बाहर नहीं आते थे, लोग रविवार के दिन यहाँ पर पहुंचते थे। इस पूरे मामले के बाद अब जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता का आरोप है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही ब्रेन वॉश करके हिंदू देवी देवताओं के प्रति गलत सोच भरी जा रही थी। उन्हें स्लीपर सेल की तरह तैयार किया जा रहा था। उनका कहना है कि बच्चों के नाम तक बदल दिए गए थे, जबकि उसका असली नाम कुछ और था। अभी मौके पर जब हम पहुंचे तो गेट बंद थे और बच्चे बहुत भयभीत थे। पुलिस को कॉल किया, एचएसओ साहब एमआईए ने हमको जाब्ता भेजकर वहां गेट खुलवाया और गेट खुलवा के जब देखा तो पीछे से दूसरी मंजिल से बच्चों को कूदाया गया। हमने बच्चों को वहां जाके पकड़ के हम लेके भी आए। कितना भयभीत कर रखा है बच्चों को कि उनको जब लगा कि यहाँ कुछ संगठन के लोग आए हैं तो उनको देख के वो लोग जो है उनको भगा दिया। ये मामला भी ऐसे समय में सामने आया है जब राजस्थान सरकार के प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर बिल सदन में पेश कर चुकी है। अब इस पर बहस भी होनी है। बिल में राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास जैसे प्रावधान शामिल हैं। अगर भय, बल, विवाह का वादा, विवाह नाबालिग, महिला अवैध व्यापार, व्यक्ति को पहला फुसलाकर अथवा बेचकर अगर ये अपराध करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है। कुल मिलाकर पुलिस अब चेन्नई की संस्था एफएमबीपी की भूमिका खंगाल रही है, जिसके तार कई राज्यों में फैले हैं। सवाल ये भी है कि इतने सालों से बच्चों को पढ़ाई और पैसों का लालच देकर धर्म बदलवाने का ये खेल किसकी शह पर चल रहा था। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारेख, अलवर से मुदित गौड़ और सीकर से जगदेव सिंह पवार की खास रिपोर्ट। बाड़मेर में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों को न कानून का डर, न पुलिस का कोई खौफ। शातिर अब घर में घुसकर खुलेआम डकैती कर रहे हैं। गडरा रोड कस्बे में हुई डकैती की घटना इसकी तस्दीक है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है।
तारीख 3 सितंबर। इलाका बाड़मेर का गडरा रोड। दिन बुधवार। समय रात करीब 1:30 बजे। पूरा परिवार सो रहा था, तभी रात करीब 1:30 बजे बदमाश छत के रास्ते घर में घुस गए। रात के अंधेरे में आहट होने पर परिवार जगा तो सामने थे हथियारबंद बदमाश। जब तक परिवार के कुछ लोग समझ पाते तब तक अपराधियों ने सभी को बंधक बना दिया था। कैसे दिया डकैती को अंजाम? छत से रास्ते घर में घुसे थे बदमाश। डकैतों ने मुंह पर नकाब बांध रखा था। परिवार को बदमाशों ने बंधक बनाया। वारदात के वक्त घर में 3 लोग थे। हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दिया। परिवार के मुखिया के साथ मारपीट की। परिवार के मुताबिक बदमाशों के पास पिस्टल समेत अन्य हथियार भी थे। बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाए रखा और इस दौरान बदमाशों ने पूरा घर खंगाल लिया। बदमाश ने व्यापारी के घर से करीब 35 तोला सोना, 40 किलो चांदी और 5 लाख कैश समेत लूटकर फरार हुए। वारदात के बाद घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी किए गए गहनों, नकदी के कुल कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को शक है कि डकैती की ये वारदात किसी परिचित ने ही की है। पूरे मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने अब एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। पूरी चीज इसकी अभी गहनता से जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जो नज़दीक एक फुटेज था उसमें 3-4 व्यक्ति निकलते हुए देखे हैं। रात्रि के 1 बजे 2 बजे की घटना है। हमने डॉग से भी दिखाया, जो थाने के पीछे एक टंकी वहाँ तक डॉग आया हुआ है। और जैसे लैंग्वेज से भी जो छोटी बच्ची थी उसको बताया, लोकल लगा हुआ था। कोई ना कोई भाई घर में ही देखे उनका पुत्र उसी दिन जाना और उसी दिन घटना की वारदात। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है जैसे पहले इनको 4-5 दिन पहले काम भी हुआ मकान का, कोई टाइल्स का। एक उनका अंकल का लड़का है, वो भी कोई डाउट सा जब से घटना के बाद से फरार है। तो घटना का पूरा टीम गठित कर दी और शीघ्र ही पर्दाफाश करके लूट की इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। लोग डरे हुए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि थाना अधिकार ने वारदात की सूचना वक्त पर अधिकारियों को नहीं दी, जिसके कारण जिले में नाकेबंदी नहीं हो सकी। थाना अधिकारी की लापरवाही से बदमाशों को फरार होने का पूरा मौका मिला। एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस ही लापरवाह हो तो आम जनता खुद को कैसे महसूस करे। बाड़मेर से एनडीटीवी के लिए भूपेश आचार्य की ये रिपोर्ट। हथकड़ी में अब बात अलवर के साइबर फ्रॉड की। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की। साइबर ठगी के जाल में उलझा एक ऐसा आरोपी पकड़ा जो अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है, यानी आपकी जेब से करोड़ों रुपए ठग चुका है। हैरानी की बात यह है कि साइबर ठग का भाई खुद एक पुलिसकर्मी है। प्रोफेशनल ऑफिस बनाकर देश भर में ऑनलाइन ठगी करता था। अब उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी है। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस की गिरफ्त में इस शख्स का नाम बरकत अली है, जो एक शातिर ऑनलाइन ठग है। बरकत अली हाईटेक ऑफिस बनाकर ठगी को अंजाम दे रहा था। नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसके 17 अलग अलग बैंक खातों में कुल 19 करोड़ 2 लाख से ज्यादा की ठगी के ट्रांजैक्शन मिले हैं। आरोपी बरकत अली ने इशाक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्म बनाई हुई थी। उसका जीएसटी नंबर लेकर करीब 17 अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए, फिर ऑनलाइन ठगी करने वालों को ये अकाउंट किराए पर दिया करता था। इन्हीं खातों में आरोपी ठगी का पैसा डलवाते थे। अकाउंट का किराया कमीशन के रूप में ये पैसा लेता था और बाकी राशि ठगों को लौटा देता था। इन्हीं अकाउंट के जरिए 19 करोड़ 2,45,460 रुपए का फ्रॉड हुआ है। बरकत के पैटर्न की बात कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट का। इसमें इशाक ट्रेडिंग के नाम से इसने एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर कर रखी, जिससे कि बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाए। और इसके अंदर
लगभग 19 करोड़ प्लस के ट्रांजैक्शन इन म्यूचुअल अकाउंट से हुए हैं और किन अकाउंट्स को इन्होंने ये म्यूचुअल अकाउंट से जो फ्रॉड की राशि है वो ट्रांसफर की है और किन साइबर फ्रॉडस्टर्स के कॉन्टेक्ट में थे ये अनुसंधान जारी है। परंतु प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया है कि 19 करोड़ प्लस के फ्रॉड इन म्यूचुअल अकाउंट्स के जरिए हुए थे। ये बिल्कुल सही है। बरकत अली ने खुद को बिजनेसमैन की तरह प्रोजेक्ट किया था। एक पूरा ऑफिस तैयार किया गया जिसमें कॉलिंग, डेटा एंट्री और फर्जीवाड़े के जरिए लोगों को झांसा दिया जाता था। आरोपी के पास से 17 बैंक की चेकबुक बरामद हुई है। इसके साथ ही 14 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक मिले हैं और इसके अलावा हस्ताक्षर किए चेक, 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 कार्ड स्वाइप मशीन समेत कई सामान बरामद हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का भाई अलवर पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात है, यानी कानून के रक्षक का सगा भाई खुद साइबर गैंग का मास्टरमाइंड था। पुलिस अब आरोपी के बाकी साथियों और अकाउंट डिटेल्स की भी जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसमें पुलिसकर्मी भाई की मिलीभगत तो नहीं है। अलवर से एनडीटीवी के लिए मुदित गौड़ की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में आपने कुछ खास रिपोर्ट देखी। ये दरअसल क्राइम रिपोर्ट्स थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी दे देते हैं। साइबर ठगी का जाल कैसा है, क्या चुनौतियां हैं, पुलिस के लिए चुनौतियां, साइबर थानों में एक्सपर्ट्स की कमी है, डीओआईटी से स्टाफ लिया गया, आईटी बैकग्राउंड नहीं होना यह एक बड़ी चीज है, साइबर एक्सपर्ट्स योजना में अमल नहीं कर पा रहे, 2022 से नया एक्सपर्ट नहीं लिया गया, यह भी एक दिक्कत है, टेक्निकल संसाधनों की भारी कमी साइबर टीमों के पास है। अब अगली चीज देखिए, साइबर फ्रॉड के मद्देनजर कुल शिकायतें 1 लाख से भी ज्यादा, एफआईआर दर्ज 437, ठगी की राशि 795 करोड़, यानी राज्य भर से 795 करोड़ और 97 लाख यानी 796 करोड़ ही मानिए, इतनी राशि ठग चुके हैं। 104 करोड़ राशि ही अब वापस आ पाई, यानी 13.25% राशि बैंक खातों में होल्ड है। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां जो साइबर ठगी के प्रकरणों से संबंधित हैं। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देखिए, कल सुबह सूरज तो कल सुबह निकलेगा, लेकिन कल सुबह के सूरज और आज के अंधेरे के बीच जो कुछ भी घट रहा है वो बताना जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा अहम है और उस सुरक्षा में जो डालेगा सेंध उसे लग सकती है हथकड़ी। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। फिलहाल इतना ही।